आज फ्रांसीसी क्रांति के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, क्यों फ्रांस की क्रांति हुई थी, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ फ्रांस में कि इसने पूरी दुनिया को एक नई सीख दी और पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया। चलिए जानते हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमें इन सोशल मीडिया लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें हम जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, इसे हमें क्यों जानना चाहिए, इसके क्या कारण थे, इसका क्या प्रभाव पड़ा, या ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों समझी जाती है, और इसका प्रभाव क्या पड़ा और इसके क्या परिणाम निकले। तो सबसे पहले क्रांति फ्रांस की क्रांति जानने से पहले हमें समझना चाहिए कि क्रांति होती क्या है। तो क्रांति का अर्थ परिवर्तन से है। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जब नई व्यवस्था और नीतियों को समाज के हित में लागू करने के लिए अनियमित सरकार तथा असामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना क्रांति कहलाता है। इसे कुछ ऐसे और समझा जा सकता है आसान भाषा में। जब समाज के लोग अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए पुरानी व्यवस्थाओं का बहिष्कार कर प्रशासन तथा शासक के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, इसे हम क्रांति कहते हैं। क्रांति में और हिंसा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि क्रांति के कारण हिंसा होती ही है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत के क्या कारण थे, आइए समझते हैं। तो फ्रांस की क्रांति इन सब की शुरुआत जो होती है वो 1774 में, जब लुई 16 जो कि बर्बन राजवंश का था, फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। तो इन सब की शुरुआत वहां से होती है। एक 20 साल का जवान युवा जिसे सब कुछ अपनी विरासत से मिला, जिसे कुछ भी पाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अब हम जानते ही हैं कि शुरू से मिस राजा महाराजाओं में परंपराएं रही हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी उनका उनकी उनका उत्तराधिकारी ही उनके राजवंश को संभालेगा। तो इसी तरह से लुई 16 को फ्रांस की राजगद्दी मिली। उसने 20 साल की अवस्था में ही राजगद्दी संभाल लिया, फ्रांस का राजा बन गया। उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट, जो कि बहुत सुंदर थी उस समय मानी जाती थी, उसने उनसे शादी कर दी। मैरी एंटोनेट जो थी वो राजनीति के काम में बहुत इंटरेस्ट लेती थी और राजनीति में अपने हाथ पांव या दांव पे आजमाती रहती थी। इसलिए हमेशा लुई 16 यानी राजा को सलाह देती रहती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि उनकी सलाह सही साबित होती थी, और ज़्यादातर हमेशा से ऐसा ही रहा कि उनकी सलाह से हमेशा प्रशासन को हमेशा लॉस ही हुआ, लेकिन इसका फर्क उन पर कुछ नहीं पड़ता था। ये लुई 16 और मैरी एंटोनेट की एक तस्वीर है। मैरी एंटोनेट के बारे में अगर कहा जाए तो वो एक ऐसी महिला थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। जब वो फर्स्ट टाइम फ्रांस में आई थी तो उन्हें देखने के लिए 50,000 लोगों की भीड़ उन्हें सिर्फ देखने आई थी, जिसमें कई लोग तो मारे गए थे। ये उस समय की बात है। अब इनके बारे में कई धारणाएं हैं, कई अफवाहें भी उड़ी हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आगे जब हम बढ़ते हैं तो फ्रांस की क्रांति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक रोल होता है वर्साइल का पैलेस, जो कि पेरिस में है। वर्साइल का पैलेस क्या है? तो जो लुई 16 अपनी वाइफ के साथ वर्साइल के पैलेस में रहते थे। ये वर्साइल का पैलेस फ्रांस से लगभग 12 मील दूरी पर था, और ये एक आलीशान पैलेस था। इसमें हर तरह की सुख सुविधाएं थी और इसे मेंटेन करने में बहुत खर्चा आता था। जो लुई 16 था वो अपनी वाइफ के साथ इस पैलेस में रहता था। उसे फ्रांस के लोगों की कोई खास चिंता इतनी नहीं थी, कैसे चलेगा क्या चलेगा, इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे लोग
कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फ्रांस में एक प्रॉब्लम थी। हम सभी जानते हैं कि कोई भी प्रशासन, कोई भी देश जो है वो टैक्सेस से चलता है, और ये टैक्स वहाँ की जनता चुकाती है और सामानों पर भी अप्लाई होता है। लेकिन फ्रांस में जो टैक्सेस का रूल जो था वो कुछ अलग ही था। फ्रांस में जो टैक्स है वो सिर्फ तीसरे वर्ग से, यहाँ पर अब ये वर्ग क्या है तो इसको आगे पढ़ेंगे। फ्रांस में 3 तरह की क्लासेस को डिफाइन किया गया था, जिसमें तीसरे वर्ग से ही टैक्स लिया जाता था। इसे हम ऐसे कहें कि लुई 16 अपनी वाइफ के साथ जो वर्साइल के पैलेस में रहता था, उसे फ्रांस के उस तीसरे वर्ग की भी कोई चिंता नहीं थी जिससे उसे टैक्स मिलता था। इसके पीछे एक रीज़न, इसी यही एक छोटा सा कारण यहाँ ये भी बनता है, जिसके कारण फ्रांस के लोगों में उसके लिए नफरत की भावना पैदा होने लगी। अब हम सभी जानते हैं कि लगभग सभी जो शासक रहे हैं वो उसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर जनता रहती है। जनता ये नहीं कि जनता के बीच में, लेकिन उससे थोड़ा सा हट के रहती है, लेकिन रहती वहीं है। लेकिन जो परंपरा है, जो कि आज भी आप देखते हैं, ऐसा माना जाता है या कहा जाता था कि लुई 16 के एंसेस्टर्स में ऐसा था कि जो शासक होता है वो जनता का भगवान होता है, और उसे हमेशा एक शान शौकत के साथ ही रहना चाहिए, और साथ ही साथ उसका डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा। तो एक हद तक अगर देखा जाए तो जहाँ शान शौकत से रहना, वो तो उसकी शुरुआत से बपौती है, क्योंकि उसके पिता राजा रहे हैं तो उसके हालात ठाट बाट तो वैसे ही होंगे। लेकिन जहाँ तक रही दूसरी सोच की बात कि उसका डिसीजन भगवान का दिया डिसीजन है, तो ऐसा मानना गलत था। फिर भी लोग मजबूर थे, उसकी इस बात को फॉलो करते थे, या कहीं तो लगभग पूरा फ्रांस ही से फॉलो करता था। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। स्थितियाँ अगर देखा जाए तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं क्यों आखिर वर्साइल का पैलेस एक रीज़न बनता है। तो ये देखिए, ये वो पैलेस है जिसे आज जो एक टूरिस्ट प्लेस है, देखा जाए तो इसके मेंटेनेंस में बहुत खर्चा आता था। ये उसके अंदर की कुछ तस्वीरें हैं। अब इतने महंगे पैलेस को मेंटेन करने में भी बहुत खर्चा आएगा, तो कहीं ना कहीं ये पैलेस भी एक रीज़न बनता है फ्रांस की क्रांति में। आइए अब समझते हैं कि फ्रांस का के समाज के बारे में, जिन 3 स्टेट्स की मैं बात कर रहा था वो क्या है। तो फ्रांस का समाज 18th सेंचुरी में 3 भागों में, या कहिए 3 वर्गों में था। पहला जो था, जिसमें हम क्लर्जी वर्ग या पादरी वर्ग कह सकते हैं, जो चर्च हैं उनके पादरी। दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग, जिसमें हम एलाइट क्लास को मानते हैं, जिसमें रिच और जो कैपिटलिस्ट लोग थे वो रहते थे। तीसरा स्टेट जिसमें व्यापारी, वकील, टीचर्स और जो वर्कर लोग थे वो, साथ ही साथ यहाँ पर जो किसान, ये लोग भी तीसरे क्लास में आते थे। और यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जो टैक्स है वो तीसरे स्टेट से लिया जाता था, जबकि रिच और जो कैपिटलिस्ट लोग थे इनको स्पेशल खास तरह की सुविधाएं मिलती थी, इनसे टैक्स नहीं लिए जाते थे। अगर हम रिवेन्यू की बात करें, जो कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई देश कैसे चलता है, तो इस तरह से हम देखें तो रिवेन्यू कलेक्शन जो था वो 60% ज़मीनों पर कुलीन वर्ग, यानी कि कुलीन वर्ग और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों के अधिकार में था। ऐसा नहीं है कि तीसरे स्टेट के लोगों, तीसरा जो स्टेट था उसमें अमीर नहीं थे, उसमें भी अमीर थे, तो उनके अधिकार में था। बाकी पर सरकार और प्रशासन का अधिकार था। सरकार के राजस्व यानी कि रिवेन्यू का जो एकमात्र सोर्स था वो था थर्ड क्लास, जिसे अलग अलग तरह के टैक्स देने पड़ते थे।
बाकी जो दोनों पहले वर्ग थे वो इन टैक्सेस से भी फ्री थे और उन्हें कुछ खास सर्विसेज, कुछ खास सुविधाएं भी, विशेष अधिकार जिसे कहें, स्पेशल राइट्स दिए गए थे। तीसरे वर्ग को दो तरह के कर देने पड़ते थे, दो तरह के टैक्स देते थे वो। पहला टैक्स जो चर्च के पादरियों को, जो कलर्जियों को ये पे करते थे, जिसे हम टाइद कहते हैं। और दूसरा जो सरकार को टैक्स देते थे वो था टाई। उसके बाद इन टैक्सेस को पे करने के बाद भी बहुत सारे लोग जो इन टैक्सेस को पे नहीं कर पाते थे या किसी कारण से नहीं दे पाते थे, तो उसके बाद भी इन्हें कई और तरह के काम भी करने पड़ते थे, जैसे सामंतों की सेवा करना, खेतों में काम करना, सड़क बनाना, और सैन्य सेवाएं तो खैर हैं ही, ये तो करनी ही पड़ती थी। क्रांति का कारण अगर हम देखें तो लुई 16 जैसे ही शासक बना, यानी सिंहासन पर बैठा, तो जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट था वो घाटे में चला गया, या ये कहिए पहले से ही चल रहा था और वो और घाटे में जाना शुरू हो गया। इसके कुछ कारण थे। फ्रांस हमेशा से ही युद्ध के रूप में, युद्ध में जुड़ा हुआ था, हमेशा से ही युद्ध लड़ता रहा है, चाहे वो अमेरिका से उसके जो कॉलोनीज हैं उनको फ्री करने के लिए हो, या ब्रिटेन से युद्ध हो, ये हमेशा इसका युद्ध चलता रहता था। और हम सभी जानते हैं कि जब कोई देश लगातार युद्ध करता रहता है तो उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक बिगड़ जाती है। यही रीज़न था कि कॉन्स्टेंटली युद्ध में रहने के कारण उसका राजकोष खाली होता चला जा रहा था। कुछ और रीज़न जो थे वो थे उसका जो खर्चा, वो अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बढ़ती जनसंख्या और संसाधन की कमी सबसे बड़ा कारण थी, और शानो शौकत, फिजूल खर्ची करना, ये तो खैर था ही। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ब्रिटेन से अमेरिका के 13 उपनिवेशों को मुक्त कराने में सैन्य शक्ति और सैन्य संसाधन की बहुत अधिक मात्रा में हानि हुई थी। लंबे समय तक युद्ध में जुड़े रहने के कारण वित्तीय संसाधन लगभग समाप्त होने को आ गए थे, जिसकी भरपाई के लिए तो फ्रांस ने 10 अरब लिब्रे, जो कि फ्रांस की उस समय मुद्रा होती थी, इसका कर्ज लिया। और उस पर पहले से भी 2 अरब का कर्ज था, जिसके कारण इन सब का ब्याज ही 10% बनता था। तो कर्ज के लिए 10% का ब्याज चुकाना पड़ता था, और जिसके कारण फ्रांस का जो राजस्व, जो भी रेवेन्यू रिसीव होता था, वो ब्याज का देने में ही निकल जाता था, जिसके कारण फ्रांस सरकार को अपने जो भी अदर एक्टिविटीज़ है, जैसे कि अपने कॉलेजेस, अपने जो डिपार्टमेंट्स, जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, उनको कंट्रोल करने में या उनको रेगुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आने लगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रांस के जो शासक हैं और जो ऊपर के लोग थे, उसके साथ मिल करके लुई 16 ने एक मीटिंग रखी, जिसका नाम उसने स्टेट जनरल मीटिंग रखा। इस मीटिंग में खास क्या था, तो इस मीटिंग में का मुख्य रीज़न था कि भाई वो टैक्सेस को बढ़ाना चाहता था, क्योंकि जो भी स्थितियां थी उसे लगा कि अब टैक्स को बढ़ाना ज़रूरी है। तो 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, जिसमें नए करों को, यानी जो नए टैक्सेस है उसके लिए रूल बनाए गए, उसे पास किया जाना था। अब ये टैक्सेस पास कैसे होते थे, तो इसके लिए जो तीनों स्टेट थे उनसे वोटिंग कराई जाती थी, और वोटिंग जो थी वो क्लास के आधार पर थी, यानी कि एक क्लास एक वोट, यानी फर्स्ट क्लास तो फर्स्ट एक वोट, सेकंड क्लास एक वोट, और थर्ड क्लास एक वोट। इसमें जिस तरह से आज का जो वोटिंग सिस्टम है उस तरह से वोट नहीं होते थे। इसके कारण, और जो
इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता था कि हमेशा जो भी शासक यानी कि लुई 16 या ये कहिए कि उस समय जो राजा की जो बात होती थी वो हमेशा मान ली जाती थी, क्योंकि पहले दो जो क्लासेस थी वो हमेशा राजा के फेवर में ही वोट देती थी, क्योंकि उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स देना है नहीं और स्पेशल फीचर्स भी मिल रहे हैं, कुछ विशेषताएं, स्पेशल राइट्स भी मिले हुए हैं, तो वो हमेशा राजा के फेवर में ही वोट देती थी। सारा का सारा बोझ जो था वो तीसरे स्टेट पर लागू होता था। इसलिए इस बार वैसे ही तीसरे जो थर्ड स्टेट था उसके लोग परेशान थे टैक्स दे दे करके, तो इस बार उन्होंने इसे देने से मना कर दिया और इन्होंने कहा कि अगर आपको वोटिंग ही करानी है तो इसके लिए क्लास के बिहाफ पर वोट नहीं होगा, अब की बार लोगों के संख्या के आधार पर वोट होगा। इसे लुई 16 ने मानने से मना कर दिया और यहां से फिर विवाद शुरू होता है, जिसका रीजन क्या हुआ कि जैसे ही लुई 16 ने इसका मना किया तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे इन्होंने इस मीटिंग को ही बॉयकॉट कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया और वहीं वर्साई के टेनिस कोर्ट में जाकर खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, यानी खुद एक तरह से कहा जाए तो खुद एक अपनी पार्टी तैयार कर दी और घोषणा कर दी कि सरकार जो सम्राट है उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए जब तक संविधान तैयार नहीं होगा तब तक ये सभा भंग नहीं होगी, यानी कि तब तक ये स्टेट जनरल की जो तब तक जो ये असेंबली है वो डिसमेंटल नहीं होगी, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जगह जगह फिर इसके लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, आगे जाकर इसने हिंसा का रूप ले लिया, जिसके कारण स्थिति बहुत खराब हो गई, संसाधनों की और कमी हो गई, वस्तुएं महंगी होने लगी, खाने पीने की चीज़ें और बढ़ गई, उनके दाम और कीमतें मतलब खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी और कमी हो गई, जिससे कीमतें बढ़ने लगी लोगों में। अब गवर्नमेंट जो थी यानी सरकार जो थी उस समय सिर्फ इसको रोकने के लिए की कोशिश में थी, इसके विरोध में वो खड़ी थी, ना कि उसने किसी तरह से इसे तीसरे स्टेट की बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। इसका रिजल्ट ये आया कि लोगों में इसके प्रति विद्रोह की भावना बढ़ने लगी। टेनिस कोर्ट, अगर हम टेनिस कोर्ट को देखें तो ये टेनिस कोर्ट है जहां पर सभी लोगों ने तीसरे स्टेट के लोग जो गए थे वो उन्होंने जाकर के यहाँ पर खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया था। इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम लुई 16 ने जो ये नेशनल असेंबली घोषित हुई थी इसके विरोध को दबाने के लिए फौज को घुसने की अनुमति दी थी, जाकर के इसे शांत करो। साथ ही लोगों में अफवाह भी फैल गई कि जो सम्राट है यानी राजा है उसने लोगों को मारने के लिए बाहर से लोग बुलाए हैं। इसके कारण लोग और भी भड़क उठे और सबसे पहले लोगों ने इसका जो अपना जो गुस्सा है वो बास्तिल के किले पर दिखाया। बास्तिल का किला यानी कि एक तरह से मतलब फ्रांस की जेल हुआ करती थी जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था, बहुत तरह की मतलब एक तरह से कहा जाए टॉर्चर किया जाता था, बहुत तरह की यातनाएं दी जाती थी, जो कि ये आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये किला कुछ ऐसा इतना खौफ का कारण था कि लोग जब इसके आसपास से गुजरते थे तो इस किले की तरफ भी नहीं देखते थे। कुछ ऐसा उस समय का नज़ारा था। तो सबसे पहले लोगों ने इसे ध्वस्त कर दिया और इसके टुकड़ों को, इसकी जो ईंटें निकली इसको बहुत लंबे समय तक घरों में रखा एक याद के तौर पर, और बाद में इसे बाजारों में भी इसके टुकड़ों को बेचा गया। मतलब ये करने का रीज़न ये था कि तीसरे जो वर्ग के लोग थे वो दिखाना चाहते थे कि अब राजा यानी सम्राट हमें किसी तरह से दबा नहीं सकता, यानी जो ये दिखाता था कि जो शासक की तानाशाही और निरंकुशता को बताता था, जो राजा के आतंक को बताता था, जो बास्तिल का किला, इसे इन लोगों ने तोड़ दिया था। इम्पैक्ट इतना होने लगा कि भूखमरी और बढ़ती हिंसा के कारण महिलाएं भी इसमें इससे पीछे नहीं रहीं और उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ स्थितियां बिगड़ चुकी थीं, वस्तुओं की कीमतें महंगी हो चुकी थीं, खाने पीने की चीज़ें नहीं थीं,
और महिलाओं के भाग लेने का रीज़न था कि जब लोग बाग भूखे मर रहे थे, तो एक अफ़वाह फैली कि वर्साय के पैलेस में वहाँ पर जश्न हो रहा है, पार्टी हो रही है। लोगों में इसका विरोध और हुआ और सभी लोगों ने मिलकर के, जो लगभग महिलाएँ थीं इनमें सबसे ज़्यादा, इन्होंने क्या किया कि सबने मिल कर के वर्साय के पैलेस पर ही हमला कर दिया और वहाँ के सिपाहियों को मार दिया। वहाँ का जो भी वहाँ की जो भी चीज़ें थी वो लूट ली और ये सारी की सारी एक अफ़वाह थी, जबकि ऐसा कुछ पार्टी-वार्टी थी नहीं, कोई जश्न था नहीं। और उन लोगों को, यानी कि वहाँ के राजा और रानी यानी लुई 16 और उनकी वाइफ़ को, जो कि वर्साइल के पैलेस में रहते थे, उन्हें भी फ्रांस में रहने को मजबूर कर दिया ताकि वो दिखा सकें कि आखिर वो किन स्थितियों से जूझ रहे हैं। हालत तो तब और ख़राब हो गई जब उस बार एक तो ऊपर से ये स्थितियाँ ख़राब थी, ऊपर से जब ठंड और ओले गिरने लगे, ठंड पड़ी, ओले गिरने लगे और सारी की सारी फसलें भी नष्ट हो गई। संख्या के बढ़ते दबाव के कारण खाने पीने की चीज़ें तो महंगी हो ही गई थी। इतनी महंगी हो गई थी कि पाव रोटी होती है, उसे खरीदने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं थे। उसे खरीदने के लिए भी लोगों को लगभग बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ रही थी। इसका फ़ायदा उठाते ही दुकानदारों ने, दुकान के मालिकों ने इसकी जमाखोरी शुरू कर दी। इन पर भी गुस्साई भीड़ ने हमला किया और इन सभी दुकानों को लूट लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाह फैल गई कि जो जागीरदार हैं, फसल को खराब करने के लिए बाहर से लोग हैं, उनको बुलाया हुआ है। तो सभी लोग अपने-अपने हथियार लेकर के, जो भी हथियार हैं, जो किसानों के पास जो हल बैल जो भी हैं, यही इनके हथियार होते हैं। तो ये लेकर के भी ये अब निकल पड़े और इन्होंने भी अफवाह के कारण ग्रामीण किलों पर हमला किया और सारे अन्न भंडारों को लूट लिया। जितने भी कागज़ थे, दस्तावेज़ थे, सबको जला दिया। जगह-जगह इन्होंने हिंसा पर प्रदर्शन किए। इन सब को देखते हुए जो कुलीन वर्ग के लोग थे, इस डर से सभी लोग अपनी-अपनी ज़मीनें छोड़कर भाग निकले और पड़ोसी देशों में जाकर के उन्होंने शरण ली। विद्रोह का प्रभाव क्या हुआ? इसका इफ़ेक्ट जो था, एक तरह से कहा जाए इम्पैक्ट जो है, देखा जाए तो लुई 16 को नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी और स्वयं को उसने संविधान के अंदर घोषित किया। 4 अगस्त 1789 सभा ने करों को कर्तव्य और बंधनों वाली विशेषाधिकार व्यवस्था को भी खत्म कर दिया। यानी कि जो सामंती व्यवस्था थी, जो सामंत लोग थे, जो बिचौलिए, इन सबको हटाया। दूसरा है जो विशेषाधिकार जो पहले और दूसरी क्लास को दिए जाते थे, इसे भी खत्म किया गया। जो भी ज़मीनें थी, जो चर्च की जो भूमियाँ थी, जो लोग बाकी जो, उन सबको जब्त कर लिया गया। सभी के सभी जो रिलीजन जो टैक्सेस थे, वो सभी के सभी खत्म कर दिए गए। इससे ये फ़ायदा ये हुआ, या ये कहिए कि इससे रेवेन्यू में रिसीविंग क्या होती है कि 30 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार, जो नई सरकार बनी, उसके हाथ में आई। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक गणतंत्र की शुरुआत हुई और संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। सम्राट की शक्तियों को कम किया गया और शक्तियों को अलग-अलग संस्थाओं में, अलग-अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया। ये संस्थाएं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बनी, जैसा कि आज हम अपनी असेंबलीज में भी देखते हैं। इसने फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र की आधारशिला रखी। ये नई नेशनल असेंबली थी। नए संविधान के अनुसार मतदान करने का अधिकार 25 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दिया गया। साथ ही साथ शर्त रखी गई कि ये वही लोग वोट देंगे जो लगभग 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते होंगे। बाकी अन्य जो मेल और फीमेल थे, उन्हें इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई। राजा की शक्तियों को विभाजित कर दिया गया और उसे तीनों डिपार्टमेंट में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया।
आखिर ये क्रांति की प्रेरणा फ्रांस के लोगों में आई कहाँ से? तो इसके पीछे का रीज़न था, तीसरे स्टेट के जो लोग थे, उसमें बहुत सारे, जैसे कि हमने कहा था, अमीर लोग भी थे और पढ़े लिखे लोग तो थे ही। तो तीसरे स्टेट के व्यापारी, वकील, प्रशासनिक सेवक, शिक्षक समृद्ध और शिक्षित होने के कारण हमेशा व्यापार के बहुत सारे लोग जो थे, जो इनमें व्यापारी थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और जो बाकी लोग थे वो अलग अलग लोगों से मिलते थे। तो इसकी वजह से ये नए विचारों के संपर्क में आए, लोगों से बातें हुई और एक दूसरे से उन्होंने सीखा। आज़ादी समान नियमों तथा समान अवसरों पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने पेश की। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। जब ऐसी चीज़ों को इन लोगों ने पढ़ा, समझा, तो इन लोगों को समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमें ज़बरदस्ती, हम पर एक तरह से कहा जाए तो हमारा शोषण हो रहा है, हमें सिर्फ टॉर्चर किया जा रहा है। जब ऐसे लोगों के विचारों को इन लोगों ने पढ़ा या जाना, तब कहीं हद तक इन लोगों में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। तो इन लोगों ने सोचा कि सिर्फ इतने से बात नहीं होगी, इसके लिए फिर इन्होंने इनके विचारों को फैलाना शुरू किया। जैसे ये जॉन लॉक हैं, ये ज्यू जैक रूसो। रूसो की अपनी पुस्तक जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कहा है कि जनता और उसके प्रतिनिधियों के मध्य नियमों पर आधारित सरकार होनी चाहिए। ये मॉन्टेस्क्यू हैं। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी द स्पिरिट ऑफ द लार्ज जो पुस्तक उन्होंने तैयार की, उसके अंदर उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे जो डिपार्टमेंट हैं, जो सरकार की जो शक्तियां हैं, इनके बीच में होनी चाहिए, इसकी बात की थी। तो जो जो लोगों ने इनके विचारों से सीखा, लगभग आप देखा आपने कि वो चीज़ें बाद में इसी तरह से लागू भी की गई। सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन अभी भी इसमें चेंजेस की आवश्यकता थी। इन सब के विचारों को और इन सब की बातों को जगह जगह पर पढ़ा जाता था, अखबारों में छापना शुरू किया गया ताकि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, उनके पास जो पढ़ने वाले लोग थे, वो ज़ोर ज़ोर से इन अखबारों को पढ़ते थे, ताकि मतलब दूसरे लोग जो पढ़ नहीं सकते, वो इन्हें समझ सकें। इससे लोगों के मन में बदलाव की भावना जागने लगी और तब कहीं जा कर के ये जो चेंजेस हैं, ये फ्रांस में आने शुरू हुए। महिलाओं की इसमें भूमिका क्या रही? तो अगर हम महिलाओं को देखें, तो जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं ने पुरुषों के साथ बराबर ही पार्टिसिपेट किया, लेकिन उन्हें कभी उनके बराबर अधिकार नहीं दिए गए। शिक्षा, जो कि सबका अधिकार होना चाहिए, ये सिर्फ नए असेंबली के बाद भी कुलीन वर्ग की जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, उनको मिली और बाकी औरतों को घर के काम काज में ही रखा गया। महिलाओं ने भी अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अब इन्होंने भी सोचा कि अगर हमें भी अगर अपने अधिकार चाहिए, तो हमें भी अब आगे निकलना होगा और आगे निकलकर खड़ा होना होगा। तो महिलाओं ने भी अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक क्लब बनाए, अखबार निकाले। उस समय क्लब, अखबार लगभग 60 के आसपास थे। इसका प्रभाव क्या पड़ा? इस आंदोलन से सरकार ने उनके कुछ अधिकारों को मान लिया, लेकिन उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं दिए। महिला क्लबों को खत्म कर दिया गया। जो नई सरकार थी, उसने महिला क्लब को खत्म कर उसे रोकने का आदेश दे दिया और कुछ विख्यात महिलाओं को फांसी दे दी गई, ये कह करके कि ये महिलाओं में भेदभाव पैदा कर रही हैं या ये महिलाओं को भड़काने का काम कर रही हैं। उन्होंने पुरुष नागरिक घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं थे। ये बात महिलाओं ने अपने स्टेटमेंट में लिखी थी, जिसका विरोध जो नई सरकार थी, जो नई असेंबली थी, उसने किया था। इसके कारण ही बहुत सारी महिलाओं को फांसी दे दी गई, जिसमें कि ओलंप दे गूंज जो सबसे उनकी लीडर बन करके निकली, ठीक है, उनमें से एक थी। इसके बाद 1791 में
महिला और नागरिक घोषणा पत्र पेश किया गया, जिसके कारण जैकोबिन सरकार, जो कि नेशनल असेंबली से थे, उन्होंने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दी गई। इस क्रांति का प्रभाव अगली सदी के अन्य यूरोपीय देशों पर भी चलता रहा। सन 1946 में जाकर के कहीं फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। बताइए, फ्रांस में क्रांति 1789 के आसपास हुई। बदलाव लगभग 1799 के आसपास लगभग सब कुछ ठीक ठाक हो चुका था, लेकिन वोट देने का अधिकार महिलाओं को 1946 में मिला। ये ओलम दे गूंज एक महिला है जिनको फांसी दी गई थी, उनकी तस्वीर है। ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन जो इन्होंने डिमांड की थी, उसके आधार पर है, जिसके वो लेकर के सारा केस था इनके खिलाफ। राजतंत्र से गणतंत्र की ओर इसका प्रभाव फ्रांस के साथ साथ उसके अन्य जो पड़ोसी देश थे उस पर भी पड़ने लगा, जिसमें प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसे देश थे। अब इन सब के बीच में लुई 16 का क्या हुआ? तो लुई 16 चुप नहीं बैठे। फ्रांस के सम्राट ने अपनी स्थिति को वापस पाने के लिए इन देशों के शासकों से गुप्त तरीके से मदद मांगी, जिसका पता चलते ही संविधान सभा ने जो प्रसा है और ऑस्ट्रिया है इसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, और ती को देखते हुए वहाँ के लुई 16 वहाँ के जो राजा थे उनको हिरासत में लिया। उस समय सेना में लोगों का जाना अनिवार्य हो गया। लोगों को के अंदर देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देशभक्ति गीत बना, जिसे उस समय यह गीत मार्शल्स लोग गाया करते थे। बाद में इसी का नाम आगे जा करके मार्सिले पड़ा, जो आज फ्रांस का राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है। युद्ध के कारण जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ा, आर्थिक कठिनाई हुई, घर की सारी जिम्मेदारियां महिलाओं पर आ गई। अब 1791 के फ्रांसीसी क्रांति में केवल मध्यम वर्ग और अमीर लोगों को फायदा हुआ। अभी भी जो तीसरे वर्ग में जो निचला वर्ग था, इसे अभी भी वही झेलना पड़ रहा था जो पहले हो रहा था। फिर लोगों ने नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया, यानी जो नई असेंबली है फिर से उसके खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसकी शुरुआत जैकोबिन क्लब से ही हुई, जो उस समय राजनीति का एक बहुत बड़ा अड्डा हुआ करती थी। जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के समृद्ध भाग से आते थे। ज़्यादातर छोटे दुकानदार, कारीगर, दुकान मजदूर, नौकर, जूता बनाने वाले, सफाई करने वाले, ऐसे लोग इसमें थे। इन सब का जो लीडर के रूप में जो उभर कर आए वो थे उसका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। ये रॉबेस्पियर की एक तस्वीर है। इस क्लब ने समाज में अपनी अलग पहचान बनाई और उसका पहनावा तथा इनके काम करने का ढंग औरों से अलग था। 1792 में जैकोबिन ने पेरिस में वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर एक हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। नेशनल असेंबली ने संविधान के प्रति विरोध प्रकट करते हुए 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया और नई सभा असेंबली घोषित की और उसका नाम द कन्वेंशन रखा। अगर हम जो फ्रांस में जो पहनावा चेंज हुआ या लोगों ने जो अपनी अलग पहचान बनाई पहनावे से, तो आज भी सबसे पहले अगर हम ट्रेंड या फैशन के मामले में देखें तो फ्रांस को ही सबसे आगे समझा जाता है, सबसे आगे माना जाता है। फ्रांस के खिलाफ साजिश करने के आरोप में 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को गिलोटीन पर चढ़ाया गया। अब ये गिलोटीन क्या है? तो गिलोटीन एक तरह से कहा जाए तो एक तरह का मतलब फांसी देने का एक ढंग, जिसमें बड़ी बेरहमी तरीके से फांसी दी जाती थी। इसे देखेंगे हम आगे। नई असेंबली के अनुसार इसके बाद इसे तो गिलोटीन पर चढ़ाया गया और उसके बाद फिर नई असेंबली के अनुसार वोट देने का जो अधिकार था वो अब 21 वर्ष से ऊपर था, जिसमें सभी पुरुष वोट दे सकते थे। गणतंत्र के खिलाफ बोलने वाले तथा उसका विरोध करने वाले को फांसी पर चढ़ाना शुरू कर दिया। ये अब रॉबेस्पियर जो था वो अपना आतंक फैला रहा था। उसने सभी चर्चों को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर बैरक और कार्यालय बना दिए, यानी अलग अलग लोगों के
सेनाओं के रहने के लिए जगह बना दी और काम करने वाले डिपार्टमेंट्स तैयार कर दिए। उसने मजदूरी और कीमतों की सीमा तय कर दी। किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर अनाज बेचने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने लोगों में उसके प्रति दहशत पैदा कर दी। 1793 से 1794 के समय काल को आतंक का काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय रॉबेस्पियर ने बहुत ही क्रूरतापूर्ण शासन किया था। एक तरह से तानाशाह बन गया था। उसकी नीतियों का संगठनों ने विरोध किया तथा अपनी नीतियों को शक्ति से लागू करने के कारण न्यायालय ने उसे भी दोषी पाया और 1794 में रॉबेस्पियर को गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया था। इसमें एक बात समझने वाली है कि जिसने फांसी देने के लिए गिलोटीन जैसे जो हथियार है या एक तरह से मशीनरी का इस्तेमाल किया, आगे उसे भी उसी पर ही फांसी दी गई। गिलोटीन क्या है? तो दो खंभों के बीच में लटकती हुई एक मशीन, इसका नाम डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर ही रखा गया था। ये है गिलोटीन की तस्वीर, जिसमें हम देखते हैं कि जो नीचे का जो हिस्सा है, अपराधी को नीचे लिटाया जाता है और जो ये ऊपर जो हिस्सा है सबसे ऊपर की तरफ, वहां पर एक धारदार जो है हथियार या तलवार या जो भी कहिए कटर, जो कि सीधे ऊपर से छोड़ा जाता है और सीधे उसकी गर्दन एक बार में कट जाती है। इसके बाद डायरेक्टरी बनती है। डायरेक्टरी क्या थी? तो रॉबेस्पियर के बाद फ्रांस का शासन फिर से मध्यम वर्ग के हाथों में आ गया और एक नए संविधान सभा का निर्माण हुआ। नए संविधान में संपत्ति जो कमजोर थे, गरीब थे, उनको और महिलाओं को छोड़कर सभी अब वोट दे सकते थे। इसके अंतर्गत दो विधान परिषदों की व्यवस्था की गई, जिसके द्वारा 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी बनाई गई, जिससे जैकोबिन द्वारा बनाई गई कार्यपालिका के साथ इसका हमेशा से ही विवाद होता रहता था। इस कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी और डायरेक्टरी को बर्खास्त कर दिया गया। अब इसके बाद जन्म होता है नेपोलियन का। फ्रांस, प्रसा और ऑस्ट्रिया से युद्ध जीत चुका था। इसका फायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि सेना का जनरल था, वो उसने अपने आप को, जैसे ही देखा कि डायरेक्टरी और असेंबली में विवाद चल रहा है, तो 1799 में डायरेक्टरी को समाप्त कर दिया और 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और अपने पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतने के उद्देश्य से उसने फ्रांस और अपने अधीन पुराने राजवंशों को वापस सौंप दिया। यानी जहां फ्रांस ने इतनी लंबी लड़ाई तानाशाह शाही को खत्म करने के लिए लड़ी, आखिर वापस वो वहीं आ गई। लेकिन अब लोगों को तानाशाही, या ये कहिए कि लोग अब किसी के अंदर नहीं रहना चाहते थे, या अब शोषण करना इतना आसान नहीं था। ये नेपोलियन बोनापार्ट की एक तस्वीर है। नेपोलियन खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का मसीहा मानता था। उसकी नीतियां कुछ इस तरह से थी कि उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाया, दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की समान प्रणाली चलाई। उसने दास प्रथा, जो कि 1794 में बंद हो गई थी, उसने फिर से शुरू करवा दी। लोग नेपोलियन को मुक्तिदाता मानते थे, लेकिन जल्दी ही उसकी सेनाओं को हमलावर के रूप में जानने लगे। 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हो गई। उसके बढ़ते आतंक की वजह से नेपोलियन हमेशा से ही युद्ध में जुड़ा रहा, क्योंकि नेपोलियन भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। फ्रांसीसी क्रांति के मूल तत्व स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों ने फ्रांस ही नहीं, बाकी यूरोपियन जो जितने भी देश थे, राजनीतिक आंदोलनों के लिए भी प्रेरक और आदर्श बने। या ये कहें कि फ्रांस की जो क्रांति थी, उसने स्वतंत्रता, समानता, इन सब जैसे आदर्शों को जन्म दिया और बाकी अन्य देशों में भी क्रांति की एक लहर दौड़ी और लोग अब
वो भी फ्रांस की तरह खुद को आज़ाद होने के लिए में खुद को देखने लगे। इनके आदर्शों से प्रेरित होकर फ्रांस के सभी उपनिवेशों में 1848 में पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन हो गया, यानी 1848 में दास प्रथा समाप्त हो गई और 19वीं शताब्दी में फ्रांस और बाकी यूरोप में सामंती व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया या पूरी तरह से इसे खत्म कर दिया गया। औपनिवेशिक समाजों में जहां किसी न किसी का उपनिवेश रहा है या ये कहिए कि किसी का कब्जा रहा है, संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना और गुलामी से छुटकारे के विचार की नई परिभाषा सबको मिली। राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति के विचारों से प्रभावित हुए और प्रेरित हुए। फ्रांसीसी क्रांति आगे आने वाली दुनिया के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना और प्रजातंत्र की विरासत को छोड़ गई। इस तरह फ्रांसीसी क्रांति ने आने वाले आधुनिक विश्व की नींव रखी और आज फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है कि हम आज जगह जगह अपने अधिकारों को मानने के लिए, मनवाने के लिए आंदोलनों की बातें करते हैं। तो ये था अब तक का फ्रांसीसी क्रांति का कंप्लीट एक छोटा सा वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।